हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने शायद आई थिंक डिस्कस कर लिया था। कहाँ तक हो गया था? शायद स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो चुका था हम लोगों का। हम लोग को आज आज डिस्कस करना था लार्ज इंटेस्टाइन। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द अजेजिनम। अच्छा हाँ, ये टॉपिक हो गया है। हम लोग को आज स्टार्ट करना है लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि लार्ज इंटेस्टाइन्स का नाम भले है, बट ये सब क्या होता है, इंटेस्टाइन के ग्रुप में छोटा होता है। सबसे छोटा नहीं बोल सकते, इंटेस्टाइन के ग्रुप में छोटा होता है। कि इंटेस्टाइन आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेंथ के हिसाब से बड़ा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो स्मॉल स्मॉल होता है। ठीक है। अब वहां पे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या थे, किस तरह का बिहेवियर था, और किस तरह से फूड कहाँ पे ट्रांसफर होके कहाँ पहुंचता था। कौन से कौन से जूस रिलीज हो रहे थे, और किस जूस का कौन सा वर्क डन हो रहा था। सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन के अबाउट में, कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, यह किस तरह से लीड करेगा, इसमें इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, हर पार्ट्स का वर्क डन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। या कोई जूस इसमें रिलीज होगा कि नहीं होगा, या अगर जो रिलीज भी होगा वो कौन सा वर्क डन कर रहा होगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पे अपने। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ध्यान से देखना। ये कलर शो हो रहा है कि नहीं, से दूसरा कलर ले लेते हैं। आई थिंक रेड ज्यादा अच्छा दिखता है। चलिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन लीड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इट हैज द थ्री पार्ट्स। क्या है? इसको कोई कोई कैकम बोलता है, कोई कोई सीकम बोलता है ना। आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड है ना। सीकम, कोलोन एंड द रेक्टम, ये तीन पार्ट होते हैं। सीकम, कोलोन एंड द रेक्टम। अब देखो, मैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन पे लिखने के नहीं, बल्कि उसके पार्ट्स पे ज्यादा हमको ब्रीफ करना जरूरी होता है, डिफाइन करना जरूरी होता है, तो उस पर ध्यान देते हैं क्या होता है। अब सबसे पहला पॉइंट, आपका सबसे पहला पार्ट ये क्या है? इट इज अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग द सिम्बायोटिक। क्या बोला गया, किस तरह से? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन करता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आपने रिक्वेस्ट डाला क्या? ओके, चलिए भाई। डिस्प्ले प्रॉपर है? ओके, चलो। तो कैकम क्या है? इट इज अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग द सिम्बायोटिक माइक्रो। क्या होता है? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है। द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ना, वेस्टिगियल ऑर्गन, इट इज द अटैच्ड टू इट। अब देखो, जो कैकम होता है, कैकम से एक पार्ट्स अटैच होता है। बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया क्या आपको दिक्कत क्या है, बोलते हैं अपेंडिक्स हो गया है। सुने हो कि नहीं सुने हो? एक डिजीज, ये डिजीज के नाम से लोग बिहेव करते हैं कि ये अपेंडिक्स हो गया, भाई क्या प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स हो गया है ना। हाँ, स्टमक स्टमक के साइड में होता है, नीचे के साइड में। वो क्या होता है, कैकम का हिस्सा होता है, कैकम में कंटेन होता है। इट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ना इज अटैच टू इट। वर्मीफॉर्म कैकम में जो होता है, अपेंडिक्स अटैच्ड होता है। अब क्या है कि अपेंडिक्स बहुत बार डॉक्टर्स के थ्रू होता है, इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, लोगों से सुनने को मिलता है अपेंडिक्स हो गया था। अपेंडिक्स क्या है बेसिकली, अगर हम ध्यान दें, अपेंडिक्स हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। बॉडी का एक ऑर्गन है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जब उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब वेस्टिगल ऑर्गन जो होता है, जिसको हम वेस्टिगल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं, नॉर्मली अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जब इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी हमको क्या करता है, स्टमक में पेन क्रिएट कर, हमको स्टमक में लगता है बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि इसका साइज इंक्रीज हो गया होता। बेसिकली बहुत ज्यादा काम इसका नहीं होता हमारी बॉडी में, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, ये ऑर्गन हमारी बॉडी के लिए
ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में अनवांटेड ऑर्गन है, बट ये है कि बहुत लार्ज लेवल पे इसका इफेक्ट नहीं होता है, बहुत मिनिमम मतलब निग्लिजिबल लेवल पे इसका इफेक्ट, इसका वर्क डन होता है। तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, अपेंडिक्स को कट करके निकाल देते हैं। तो जब अपेंडिक्स को कट करके निकाल देते हैं तो इसका जो पेन होता है क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि आप लोग सुने स्टोन हो जाना स्टमक में, तो किसी किसी के ब्लैडर में हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, गाल ब्लैडर ही काट के निकाल देते हैं। तो क्या गाल ब्लैडर भी कुछ इसी टाइप का है, कि जिससे उनको क्या प्रॉब्लम होती है कि पेन, उसमें स्टोन होने की वजह से पेन होता है। तो गाल ब्लैडर से हम डायरेक्ट स्टोन को नहीं निकाल सकते, तो क्या करते हैं डॉक्टर, गाल ब्लैडर को ही काट के निकाल देते हैं। अब इन सारे ऑर्गन्स, जो जिन ऑर्गन्स के नाम हम ले रहे हैं, ये सभी ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए तो हैं, अनवांटेड नहीं बोल सकते हैं आप इसको, बट ये है कि इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा वर्क डन हमारी बॉडी में नहीं होता। लेकिन हाँ, इफेक्ट तो पड़ेगा। जैसे कि मान लो सपोज दैट अभी हम पूरे स्ट्रक्चर में, सपोज दैट हम घर पूरा हमारा स्ट्रक्चर बना, हम कार्टन का यूज करते हैं, पर्दे का यूज करते हैं ना। अगर सपोज दैट हम उसका यूज बंद कर दें, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हमारे घर में होगा। जैसे धूल का आना ज्यादा हो जाएगा, सनलाइट का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, या किसी अनदर चीज का। तो ये सारी चीज मतलब एक मेजर इफेक्ट होगा जिसको हम निग्लेजिबल मानते हैं। तो ऐसा इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो उसी तरह ये कुछ ऑर्गन्स होते हैं। तो आपका क्या क्या समझ में आ गया। सेकंड पे आते हैं, कोलोन पे। कोलोन हमारा क्या है, कोलोन के बारे में लिखा गया, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। 4 रीजन में डिवाइड होता है। असेंडिंग, दूसरा क्या है ट्रांसवर्स, तीसरा क्या है सिग्मॉइड, एंड द डिसेंड। ठीक है। इनके 4 पार्ट्स होते हैं, इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कॉलन, कॉलन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम, यहाँ पे बस इतना समझते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड है। 4 पार्ट्स में डिसाइड है। पहला असेंडिंग है, उसका ट्रांसवर्स है, सिग्मॉइड है, और लास्ट वाला डिसेंडिंग है। थर्ड पार्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, रेक्टम। इट इज द ओपन इनटू द एनस। ये कहाँ ओपन होता है, एनस में ओपन होता है। तो रेक्टम के बारे में वैसे मैं जो फिगर आपको दिखा रहा था, वहां पे रेक्टम के बारे में चर्चा किया था, रेक्टम क्या होता है और एनस क्या होता है। तो अगर आपको फिगर, क्या हुआ भाई, आपने क्लास लीव किया था क्या। सस्पिशियस, ओके, यू आर शोइंग सस्पिशियस ज्वाइनिंग, ओके। नहीं, क्योंकि दरअसल आप लोग की क्लास 2 ज्वाइनिंग पे बाउंड है ना। रीजन कि कभी कभी क्या होता है कि लिंक्स तो फॉरवर्ड होते हैं, तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें हो सकता है गलती से फॉरवर्ड हो जाए। तो इस वजह से 2 पे बाउंड है। तो आपकी अभी थर्ड रिक्वेस्ट हो गया है ये। तो उस पे लिख कह रहा है इट इज अ सस्पिशियस। हम कहे भाई सस्पिशियस कौन आ गया यहाँ पे। नहीं नहीं, अभी अभी आप सस्पिशियस नहीं हुए, एडमिट हो चुके हो आप। ठीक है, चले क्लास पे आते हैं। हाँ, कोई नहीं। हम पढ़ रहे थे रेक्टम। रेक्टम में क्या मैंने बताया, कि ये ओपन होता है एनस पे। एनस में मैंने आपको फिगर डिफाइन किया, फिगर दिखाया था एनस के बारे में कि रेक्टम क्या होता है, और इस फिगर में आई थिंक था ना। ये देखो रेक्टम, रेक्टम का पार्ट, 11 नंबर पार्ट जो यहाँ का पार्ट होता है, मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि यहाँ पे ये जो स्पेस प्लेस होता है, ये हमारा क्या होता है, रेक्टम होता है। ये हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन आपका कौन सा है, ये जो आउटर ऐसे बना हुआ ना, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये ना लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन है। ये पूरा एकदम पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और उसके बाद हमारा 10 नंबर क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को आपका ये जो इसके इंटर इनर एरिया है पूरा, ये वाला ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो बहरहाल स्मॉल इंटेस्टाइन हम डिस्कस करके, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। तीनों पार्ट्स में आपका जो
लास्ट पार्ट है क्या है, रेक्टम है। तो एंडिंग पार्ट आपका क्या होता है, रेक्टम होता है। रेक्टम सीधा कहाँ ओपन होता है, एनस पे ओपन होता है। ठीक है, एनस पे ओपन हो जाता है, क्लियर, और एनस पे जाके मिक्स होता है। तो ये हमारा फिगर था। तो हम डिस्कस करते हैं रेक्टम। तो इट इज ओपन इनटू द एनस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे आपको यही थे, इस पे ध्यान रखना है आपको। अगला क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखा गया, लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अनडाइजेस्टेड फूड, अब ध्यान से देखना, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होने वाले हैं। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे होते, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुए होते हैं, वही फूड आपके कहाँ आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहे होते हैं। ठीक है, वो कहाँ आ रहे होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहे होते हैं। सम वाटर एंड साल्ट आर द एब्सॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या था, कुछ वाटर और कुछ सॉल्ट एब्सॉर्ब होता है। आफ्टर दैट द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम। इसके बाद क्या होता है, यहां से कहा जाता है सारा अनडाइजेस्ट फूड, रेक्टम में जाता है। फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस, और इसको एनस के द्वारा हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। क्लियर ना। तो ये चीजें समझ में, जब अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो वहां से हम क्या निकाल रिसीव कर लेते हैं, वहां से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जस्ट अ वेट, कॉल आ रही थोड़ी सी। हेलो। हाँ पढ़ा होगा। गोलू का नंबर, हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा बता, कह रहे हैं का आप। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक बोल दे रहे हैं, नंबर आपके भेज दे। ठीक ठीक। ठीक ठीक बोल दे रहे हैं।
मीन्स सुप्रीमम, जिसको आप बोल सकते हैं, दैट मीन्स फादर कॉल। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। तो अनडाइजेस्टेड फूड्स गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट मीन्स जो भी फूड्स हमारे होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हुए होते हैं, वो सारे फूड कहाँ पहुंच जाते हैं? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में अब देखो, बेसिकली जितना भी प्रोसेस होना होता है, सारा कहाँ हो रहा होता है? हमारे माउथ कैविटी से स्टार्ट होके ना, माउथ कैविटी से स्टार्ट होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारा काम, फूड का जितना भी जूस निकलना होता है, जितना भी हमारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन जो भी निकलने होते हैं, सब रिसीव कर लिए जाते हैं हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी उसको सब रिसीव कर लेती है वहीं तक। ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन में, ज्यादा से ज्यादा कंडीशन में सारा प्रोसेस कहाँ पे हो जाता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पे हो जाता है। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं। यहाँ पे दो चीजें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। पहला, कुछ वाटर और कुछ सॉल्ट। वाटर एंड सॉल्ट क्या करती है? लार्ज इंटेस्टाइन रिसीव कर लेती है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? हमारा रेक्टम में पहुंच जाता है। रेक्टम के बाद एनएस के थ्रू वो क्या होता है? आउटर एग्जिस्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या लिखा है? एब्जॉर्ब है भाई, ये है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑफ वाटर। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। इगेशन जिसको बोलते हैं, लास्ट प्रोसेस हमारा जो होता है इगेशन होता है। तो हमारी बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो मोस्ट ऑफ काम ज्यादा क्या करती है? एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। वाटर को एक्सेस करने का ज्यादा से ज्यादा काम करती है। और रिस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव बाय द, ऐसे जिसको हम इगेशन बोलते हैं। इगेशन प्रोसेस आपको डिफाइन करने को एग्जाम में आ सकता है, कई बार इगेशन आप डिफाइन करने को बोला जा चुका है। ठीक है, तो व्हाट इज द इगेशन? ठीक है। और इगेशन में आप कंफ्यूज होते हो, रीजन क्या है? इससे रिलेटेड सेम वर्ड आपको दो बार देखने को मिलते हैं, सेम नहीं होते हैं, प्रोनाउंसिएशन अप्रॉक्स सेम होता है। अगर आपको थोड़ा, हाँ, ये दो की दोनों प्रोसेस कहाँ चला गया भाई? किसमें, कौन से प्रोसेस में था? आई थिंक यहाँ पे भी नहीं है। जाने दो, नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं। ठीक, कहीं मैंने पढ़ा था किसी टॉपिक में यहीं पे भी, एगेशन और रिजेशन जो भी प्रोसेस थे सारे। तो जो प्रोसेस थे उसमें आपका फर्स्ट प्रोसेस और थोड़ा पीछे है। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोनों प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ दोनों के नाम के प्रोनाउंसिएशन में सिमिलरिटी है, जिसकी वजह से हम गलतियां कर देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, ज्यादा करके आपका एगेशन प्रोसेस पूछा जाता है। और फर्स्ट वाला प्रोसेस आपका नहीं पूछा जाता, इंगेशन नहीं पूछा जाता। रीजन क्या है? कि वहां पे आपके कई डिवीजन हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके डिविजन्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि ये इसमें कौन कौन सा डिवीजन किया, कौन कौन सा पार्ट डिवाइड किया गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है पहले ही। अगला पॉइंट हमको क्या डिस्कस करना है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का स्टेप्स क्या होता है, इसमें हमारे बॉडी में क्या क्या वर्क डन हो रहा था रेस्पिरेशन की वजह से, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी। एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं द फूड टू गेट एनर्जी, कॉल्ड द रेस्पिरेशन। ध्यान रखना, इतनी डेफिनेशन लिखने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब आपको वन वर्ड में या वन सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तभी आप इतना डेफिनेशन लिखोगे। बात ध्यान रखिएगा। हाँ, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। अभी जो प्रोसेस होता है एनर्जी फाइंड करने का फूड से, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं बेसिकली। अब देखो, ये बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिखा गया है, बुक्स में अब देखोगे तो बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, ये ऐसी लैंग्वेज है, नॉर्मली आप सोचोगे तो एक तरह की लैंग्वेज आप पकड़ पाते हो कि प्रोसेस हमेशा यूज करते हैं, विच हमेशा यूज करते हैं, जो आपको समझ में आए, जो जिसमें आप बेस्ट रिप्रेजेंट हो पाओ। उसमें ये बाउंडेशन नहीं कि आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करना है। ठीक है, बस इतना इतना ध्यान रखना कि उसकी जो मीनिंग निकल के आए, आपके सेंटेंस की जो मीनिंग निकल के आए, वो एग्जैक्ट होनी चाहिए बस। आप स्टैंडर्ड वर्ड यूज करो, या फिर नॉर्मल बेसिक जो हम डेली टॉकिंग में इन्वॉल्व रखते हैं उनको यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर। ठीक है,
तो रेस्पिरेशन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है। लिविंग लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी। जो फूड को हम अपनी मतलब माउथ से बॉडी में ले जाते हैं, उसको यूटिलाइज करके एनर्जी को फाइंड करने का जितना भी प्रोसेस होता है उसको हम रेस्पिरेशन बोल रहे होते हैं। रेस्पिरेशन इज एन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ध्यान से देना, इसको थोड़ा तेजी से मैंने पढ़ दिया। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है। रेस्पिरेशन इज एन कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है। जब आप केमिस्ट्री के पार्ट्स में आओगे, तो वहां पे भी लाइफ से रिलेटेड ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बातें होंगी, तो वहां पे रेस्पिरेशन जैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है या कौन सा रिएक्शन है? जब केमिकल में पहुंचोगे तो वहां पे रिएक्शन में रेस्पिरेशन के बारे में व्हाट रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन है भैया? तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है? विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जहां पे क्या हो रहा है, जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बन रहा था, अब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कई फॉर्म में बोला गया। कहीं ग्लूकोज के फॉर्म में बोला गया, कहीं फ्रक्टो मल्टोज के फॉर्म में बोला गया। मैंने कई बार C6H12O6 लिखा है ना। कार्बोहाइड्रेट ये सब ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडाइज होके, ऑक्सीडाइज होने का सेंस क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ हो रहा होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा होता है, उसको हम ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। बस इतना ही समझो ऑक्सीडाइजेशन का मीनिंग। आगे आपको ऑक्सीडाइजेशन का बहुत ब्रीफ, बहुत ब्रॉड मीनिंग बताया जाएगा। जब क्लास 11th में पहुंचोगे तो वहां पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम का एक पूरा चैप्टर ही मिलेगा। ठीक ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बस इतना समझो कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं आप सिंपली। तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमको क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब इसमें एक इन्वॉल्व है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ द रेस्पिरेशन। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था स्टोमेटा। याद है कि नहीं याद है? भूल गया। स्टोमेटा हम लोगों ने पढ़ा था किसके रिगार्डिंग? लीफ की रिगार्डिंग पढ़ा था। ये रहा स्टोमेटा। ये क्या था? साइट ऑफ, किसका साइट था ये? लीफ का क्या करने का साइट था भाई? नहीं, पोर्स को ऑप्टेन करता है, लेकिन स्टोमेटा क्या काम करता था यहाँ पे? गैस एक्सचेंज, दैट मीन्स बेसिकली अगर बोले तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं इसको ना। हम साइट की बात करें तो मैंने बहुत बार इसको इसका नाम लिया था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे कई जगह मैंने लिखा था, जैसे देखो ये इंटर द थ्रू द स्टोमेटा एंड द ऑक्सीजन रिलीज द समथिंग द स्टोमेटा ऑन द लीफ ना। ठीक। तो ये जो स्टोमेटा था यहाँ पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी में क्या होता है? माइट्रोकांड्रिया होता है। क्या होता है? माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया इज द साइट ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का साइट कौन होता है? माइट्रोकांड्रिया होता है। एंड द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब माइट्रोकांड्रिया में जब प्रोसेस होता है, तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर होती किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। क्या है? एडेनाइन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडेनाइन ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज ये स्टोर होती है। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस फॉर्म में हमारी एनर्जी इस रेस्पिरेशन के बाद स्टोर्ड होती है। एटीपी के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हो सकता है ना। एडेनाइन एंड ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट में बोला जा सकता है, या एटीपी लिखा हो सकता है। क्लियर नाउ? एटीपी इज स्टोर्ड माइट्रोकांड्रिया एंड इज रिलीज एज पर नीड। ये कहाँ स्टोर्ड होता है? माइट्रोकांडिया में स्टोर्ड होता है, और जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से क्या होती है? रिलीज होती है। क्लियर ना? यही काम स्टोमेटा करता था। स्टोमेटा में क्या होता था? सारी चीजें बनती थी, इकट्ठा होती थी कई जगह पे। तो जब उसको जरूरत होता, ओपन क्लोज का प्रोसेस होता था। दैट मीन्स यहाँ पे माइट्रो ह्यूमन बीइंग में या किसी लिविंग बीइंग में क्या होता है? माइट्रोकांड्रिया हो रहा होता है। माइट्रोकांड्रिया के पास क्या सिचुएशन है? यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी में कन्वर्ट जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसको हम
किस फॉर्म में सेव रखते हैं? एटीपी के फॉर्म में सेव रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एडेनासाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एडेनासाइन ट्राइफॉस्फेट को हम एटीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये हमारे माइटोकांड्रिया में स्टोर होती है, और कब रिलीज होती है? जब हमको जरूरत होती है, जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। यही इतनी बातें रेस्पिरेशन में हमको बताया गया। अब यहां से दो तीन क्वेश्चन मैंने कैटेगराइज किए। आपका एक क्वेश्चन यहां से, रेस्पिरेशन में कौन सा रिएक्शन होता है? रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो एनर्जी रिलीज होती किस नाम से सेव रखते हैं, किस फॉर्म में सेव रखते हैं? एटीपी के फॉर्म में सेव रखते हैं। ये कहाँ स्टोर होता है? माइट्रोकांड्रिया में स्टोर होता है। क्लियर? दैट मीन्स सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन देखो, मैं हर जगह नोटिस कराते चल रहा हूं आपको, बार बार रिपीट एंड रिपीट। मेरे बताने का मतलब ये नहीं कि सारे नंबर यहीं से आने वाले, बट आपके क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं, यहां यहां से बनेंगे ना। रीजन क्या है कि हम आपको एग्जाम अप्रोच बता रहे हैं, कि एग्जाम अप्रोच के थिंक में कि कहां से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। हमारी गलती क्या होती है एग्जाम के पर्पज में? हम बेसिक बेसिक क्या करते हैं, डेफिनेशन के पीछे भाग रहे होते हैं। जैसे भी मैंने पहली लाइन से पढ़ा था, द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गन यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी कॉल्ड द रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, हम रेस्पिरेशन के नाम पे यही इतना याद करके चले जाते हैं। ठीक है? तो अगर वन वर्ड या वन सेंटेंस अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, तब तो हमारे लिए यूटिलाइज्ड है ये। बट बाकी चीजें भी रेस्पिरेशन से पूछी जा सकती हैं, जो चीजें मैंने अभी मेंशन किया। आगे बात करते हैं स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का स्टेप्स क्या होता है, क्या क्या उसमें बेसिकली, वैसे अगर बात करें तो हम इसको बता चुके हैं, बट थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा डीप जाके। ठीक। पहला पॉइंट है क्या? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट। अभी क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक कर देता है। अब ग्लूकोज को ब्रेक, अभी देखो ऊपर कार्बोहाइड्रेट लिखा, पीछे मैंने फ्रक्टोज पढ़ा था, मल्टोज पढ़ा था। तो ये सारी चीजें C6H12O6 की बात हो रही है, इस चीज को ध्यान रखना ना। मैंने कई बार बताया कि जो आपका मीठापन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वीटनेस। शुगर नहीं बोलते हैं, शुगर एक टाइप का केमिकल आप बोल सकते हो, जो एनर्जी है या न्यूट्रिएंट बोल सकते हो या कुछ भी। शुगर अलग होता है, स्वीटनेस अलग होता है ना। ठीक है? तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग में ऑब्जर्व हो, तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उनके बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन के इंसुलिन हार्मोन जब कम हो जाता है, तो उनको क्या, उनकी बॉडी में इंक्रीज कर जाता है, शुगर इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? शुगर को बर्न करने का काम कर रहा होता है। अगर जब वो इंसुलिन कम हो जाता है, तो शुगर बढ़ जाता है। जो हाँ, मीठा एक अलग चीज है, शुगर एक अलग चीज है। अब ये बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात है, कि जैसे हम अगर कभी भी शुगर वाले इंसान से मिलो, तो उस स्वीट को यूज करते हैं, बट शुगर फ्री स्वीट का यूज करते हैं। वो हम्म देखो, डायबिटीज स्वीट्स, पर्टिकुलर स्वीट्स खाने से नहीं, बेसिकली उसका मेन फॉर्मेशन है हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का कम हो जाना। बॉडी में हमारे जब इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है, तो हम जो शुगर खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता। दैट मीन्स शुगर, बेसिकली अगर हम बोले तो ग्लूकोज, बेसिकली अगर हम बोले तो हम जो शुगर खाते हैं, शुगर से हमारी बॉडी को क्या मिलता है? ग्लूकोज मिल रहा होता है। तो ग्लूकोज, अभी जो हम बोल रहे हैं ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज इनटू द कार्बेट, ये जो हमारा ग्लूकोज होता है ब्रेक नहीं हो रहा होता है। अब जब यही हमारा ग्लूकोज ब्रेक नहीं होता है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में? शुगर बढ़ता जाता है, और जब शुगर बढ़ता जाता है, तो जब ज्यादा शुगर हो जाएगी, इसका मतलब इंसुलिन कम हो रहा है। या कभी कभी होता है कि हम इतना ज्यादा शुगर यूज करना शुरू कर देते हैं कि हमारी बॉडी का इंसुलिन ही सपोर्ट नहीं कर पाता उसको। हम्म नहीं, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा वो। उसका ब्रेकिंग प्रोसेस उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितना आप खा। हाँ, उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उतना वो ब्रेक नहीं कर पाएगा जितना हमारी बॉडी, हम स्वीट्स इंटर कर रहे हैं अपनी बॉडी में। ठीक है? जितना शुगर हम बॉडी में इंटर कर रहे हैं, उस सबको ब्रेक, मतलब देख में सारे ग्लूकोज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है।
बहुत बहुत सारे वे हैं, जैसे कि आप क्या करो कि बेसिकली आप वर्कआउट ज्यादा कर लो। सबसे बेसिक बात क्या, आप बॉडी को वर्कआउट ज्यादा करो। अब जब वर्कआउट कराओगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं, हमारी बॉडी में एसिड रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को पेन क्रिएट करते हैं। हमारी बॉडी में और भी डाइजेस्टिव एसिड क्रिएट जनरेट होते हैं। अब ये सब एसिड जो जनरेट होंगे ना, ये क्या करेंगे, आपके फूड से इंपॉर्टेंट हार्मोन को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्व करने का काम करेंगे बेसिकली। और अगर डॉक्टर साइड में जाए तो उसके बहुत सारे ऑप्शन है, बट हम विदाउट डॉक्टर की हेल्प लिए अगर हम उसको मेंटेन करना चाहें तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है ना, कि हम शुगर का यूज थोड़ा सा कम कर लें। जैसे कि आपका शुगर मीन्स क्या होता है, पहले इतना समझो, हम ग्लूकोज का यूज कम कर लें। ग्लूकोज से, और इससे मीन बताएं तो कार्बोहाइड्रेट का यूज कम कर लें। कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है, चावल में पाया जाता है, और पोटैटोज में पाए जाते हैं आपके। और इस तरह से बहुत सारी चीजों में आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दैट मीन ग्लूकोज होते हैं। ठीक है। और स्वीट्स में तो आपका ऑलरेडी C6H12O6 होता है, ग्लूकोज मल्टोज फ्रक्टोज कुछ भी बोलो उसको। ठीक। इनका यूज कम कर लें, वर्क बॉडी का वर्कआउट ज्यादा कर लें, एसिड रिलीज होगा। हम जो फूड बॉडी में इंटर करेंगे, दैट मीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो उनका यूज ज्यादा करें। तो क्या होगा, बॉडी वहां से हार्मोन को, न्यूट्रिएंट्स को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या करेगा, आपको आपके इंसुलिन को इंक्रीज करेगा। और इंसुलिन जब आपका इंक्रीज हो जाए, आप नॉर्मल वे में स्वीट्स का यूज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं, मेडिसिन का यूज कर लेते हैं। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि स्वीट्स ना खाओ, स्वीट्स खाना भी बहुत जरूरी है। वो ठीक है, बट स्वीट का भी हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी। रीजन है क्या, ग्लूकोज तो सबसे ज्यादा वही बनाएगा भाई। हाँ, ग्लूकोज जो बॉडी में। हाँ, आप कभी भी ऑब्जर्व करो, खाने के बाद लोग स्वीट प्रिफर करते हैं, पुराने टाइम से लेके आज तक। या खाने के साथ कुछ स्वीट रखते हैं, या खाने में कुछ स्वीट बनाते हैं, बनाते थे ओल्ड ओल्ड जनरेशन के भी लोग, आज के भी टाइम में। उसको सिर्फ, उसका कुछ मीठा होता है। रीजन क्या था उसका, कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में बनना चाहिए, और जितना बेस्ट, मतलब जितना बैलेंस में ग्लूकोज बनेगा उतना बॉडी हमारा हेल्दी रहेगा। हाँ, इंस्टेंट एनर्जी के लिए शुगर 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 इन्वॉल्व होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। इंस्टेंट, अब देखो उस वहां पे शुगर, इतना सारा शुगर आपको दे देने का बेनिफिट क्या होता था। बेनिफिट ये होता था कि आप वर्कआउट करने जा रहे हो। दैट मीन्स आप जब वर्कआउट करोगे, आपकी बॉडी को होगी जरूरत एनर्जी की। एनर्जी मिलेगी कहाँ से, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से कब एनर्जी मिली, जब ग्लूकोज ब्रेक होगा। ग्लूकोज ब्रेक होगा तो ग्लूकोज ब्रेक होके क्या बनाएगा, एनर्जी और हीट रिड्यूस करेगा। सॉरी, रिड्यूस नहीं, प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हीट हमको बॉडी में गर्मी के रूप में निकल जाती है, पसीना जिसको बोल सकते हैं, बेड बोल सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा हीट हो जाती है बॉडी। है ना। और एनर्जी हमको क्या, जब हम भाग रहे होते हैं या वो स्पोर्ट में कोई वर्क डन कर रहे होते हैं, तो उसमें हमको एनर्जी की जरूरत, एनर्जी हमको वहां से मिल जाती है। दैट मीन्स हमने जितना शुगर खाया था, जितना ग्लूकोज अपनी बॉडी में किया था, सारे के सारे क्या यूज हो रहे हैं इंस्टेंटली। और इस ड्यूरेशन में हमारी बॉडी क्या करती, सांस बहुत तेजी से ले रही होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया कि रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दैट मींस ऑक्सीडेशन, फिर से क्या लिखा है, विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज प्रोड्यूस एनर्जी। जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब हमको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। और हमको जब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगे, ग्लूकोज से रिएक्शन होगा, ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इस वजह से हम सांस भी तेजी से ले रहे होते हैं। ठीक है। अब देखो, चॉकलेट बेसिकली बताया तो अब प्रेजेंट टाइम में जितने भी चॉकलेट अवेलेबल है वो कोई भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। अब मैंने बताया ना कि बेसिकली जो, देखो चॉकलेट में है क्या प्रेजेंट टाइम में, कैफीन। हाँ। हाँ, चॉकलेट्स जो होता है, अगर वो सही चॉकलेट है तो कैफीन होगा। जैसे आपका अभी एक बहुत फेमस ड्रिंक आ गया है मार्केट में, नाम मेरे को थोड़ा सा रुको,
वो रेड, क्या बोलते हैं, पिंक रेड, रेड कलर का नहीं, रेड बुल का नहीं है, वो छोटे पतले से बॉटल में आता है, नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है। उसका एडवर्टाइज भी बहुत आता है। चार्ज। और उसी से रिलेटेड एक और है, उसका भी देखो नाम क्या है। हम्म, उसी से मतलब, वो भी ड्रिंक्स नहीं है, वो रेड कलर का है। सेम कलर में दोनों आ। नहीं, रेड बुल नहीं है। जैसे एक चार्ज आता है और एक और कोई स्ट्रिंग, स्टिंग। ये ये दो एनर्जी समय बहुत बहुत तेजी में है, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे ना, बहुत फेमस में। आप कभी उसको बाय करो, बहुत महंगा नहीं है। उसके पीछे जो कॉजनल लिखा है, उसमें पीछे पढ़ो। उसमें उसमें क्लियरली लिखा है उसमें कितने परसेंट कैफीन है। 2% कैफीन डाला गया है। 2% कैफीन डाला गया है। किसी भी 18 ईयर से कम बच्चे को उसका सेवन नहीं करना, उसको पीना नहीं है ना। और जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको उसका यूज नहीं करना है। और जो यूज भी कर रहा है, 24 आवर में 2 टाइम से ज्यादा उसका यूज नहीं करना है, अदरवाइज वो हार्मफुल हो जाएगा। हाँ, उस पे लिखा है। दैट मीन्स हर चीज एक लिमिटेशन है। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया है। कोल्ड ड्रिंक पीना भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक के बारे में जानते हो, हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है? हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड ना। और जो आपका कोल्ड ड्रिंक होता है, जो भी आपका कोल्ड ड्रिंक होता है,
पोटेंशियल को जब हम आगे बढ़ा रहे होते हैं तो पोटेंशियल में क्या होता है, तो वहां पे हमारी मोटर व्हीकल्स मूवमेंट करने लगे। दैट मीन्स हमने क्या लिया, फ्यूल एनर्जी लिया था, उसको बर्न किया, मतलब यहाँ पे हीट जनरेट किया, हीट जनरेट करने के बाद हमने मोमेंटम की तरफ मूव किया। क्या हुआ, एनर्जी हमको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से मिली कि नहीं मिली। तो वही सेम सिचुएशन है, हम एनर्जी को स्टोर करते हैं माइट्रोकांडिया पे, जिस हिसाब से हमारा रेस्पिरेशन होता है उस हिसाब से हमारे मॉलिक्यूल्स हमको मिल रहे होते हैं। क्लियर नाउ? ओके। तो रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, मैंने कई बार बताया गैसियस एक्सचेंज होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन आपका क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। औ- और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस पे होगा, ऑक्सीजन पे होगा। और ऑक्सीजन की हेल्प से जो ऑक्सीडाइज कोई हो रहा हो, दैट मीन गैसियस एक्सचेंज तो हो ही रहा है, तभी तो हो रहा है भाई, है कि नहीं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, रिलीज CO2, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल फूड ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी इनसाइड द सेल। अब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल फूड ऑर्डर रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। सेल के अंदर में सिंपल फूड का हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन के, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड, जो हमारा सिंपल फूड होता है, इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, जो क्या होता है, एनर्जी रिलीज करने के ऑर्डर में लग चुकी होती है। जैसे कि हम जब फूड बॉडी में इंटर करते हैं, तभी से हमारा क्या होता है, उसका डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो चुका होता है। तो बॉडी के हर अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग पार्ट, जिसका जो जो काम होता है उस हिसाब से वहां से एनर्जी एब्जॉर्व करना शुरू कर देते हैं। कुछ बड़े पार्टिकल में एब्जॉर्व करते हैं, कुछ छोटे पार्टिकल में, कुछ बहुत टिनी पार्टिकल्स में एब्जॉर्व करते हैं, सबका अलग अलग एब्जॉर्बेशन सिस्टम होता है। ठीक है। तो जो लास्ट में क्या होता है, सब क्या होते हैं, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ दिए जाते हैं, जहां से वाटर और सॉल्ट रिसीव किया जाता है। तो इनके बीच में जो भी ब्रेकडाउन ऑफ द सिंपल फूड, जो सिंपल फूड का ब्रेकडाउन हुआ होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए इनसाइड द सेल, जो सेल में पहुंचे होते हैं, जो जिसको सेल रिसीव कर चुका होता है, ठीक है, तो उसका जो ब्रेकडाउन होता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। ओके, डन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलो भाई, आगे बढ़े। आगे, आगे हमारा क्या है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अभी मैंने दो टाइप के रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा की, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे, इसके बहुत डीप हम नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए आपका यहां तक पूछा गया, जहां पे मैंने डिस्कस किया स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन, और इसमें यहाँ पे यह रेस्पिरेशन ऑफ द टू टाइप। ठीक है, रेस्पिरेशन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हमको रेस्पिरेशन है। तो यहां तक कि क्वेश्चन पूछे गए, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं, ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो वहां से आप एडाप्ट कर सको। क्लियर ना? चलिए, तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के। पहला रेस्पिरेशन आपका क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, और दूसरा हमारा क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब पहले रेस्पिरेशन की अगर बात करें, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन। ये रेस्पिरेशन क्या होता है, हैपन इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, Pyruvic acid converted into the carbon dioxide, energy is released, and water molecules is also formed at the end of this process. जो एरबिक रेस्पिरेशन है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये कौन किसकी आप प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में सांस ले रहे होते हैं बहुत तेजी से, ये क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अब सोचो कि क्या हमारी बॉडी में विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई रेस्पिरेशन हो सकता है? होता है। हमारी बॉडी में विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन होता है, जो कि हमारी बॉडी के मसल्स में होता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारी बॉडी के मसल्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है। ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी बॉडी में, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी मसल रेस्पिरेशन करती है। अभी मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया, इसके बारे में डिस्कस किया, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब जो छोटे छोटे सेल्स में रेस्पिरेशन हो रहे होते हैं। तो
एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में क्या बोला गया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी रेस्पिरेशन होता है वो हमारा क्या था? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होता है एनारोबिक होता है। ठीक है। अब बात आती क्या हमारी बॉडी में विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हमारे मसल्स में जो भी रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। जब हमारे पास ऑक्सीजन कम होता है या बिल्कुल नहीं होता, तब हमारे पास क्या होता है? रेस्पिरेशन हो रहा है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताएं, सिंपल सा ध्यान रखना। वैसे मैं कई बार बोल भी चुका हूं कि अभी आप स्पोर्ट की चर्चा कर रहे थे, हम लोग स्पोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि स्पोर्ट के टाइम में हमको अलॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारी बॉडी में क्या होती, जितनी जितने ग्लूकोज है, जितना मैंने फूड बॉडी में इंटर किया है ना, उस फूड में जितनी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के थ्रू उसके ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एटीपी के फॉर्म में सेव कर रहे होते हैं, है ना? अब बट क्या करते हैं, मान लो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ हमारा। अब फर्स्ट राउंड में हमारे फूड की एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं, संतरे में शुगर मिक्स करके ले लेते हैं, या एनर्जी एनर्जी ड्रिंक का यूज कर रहे होते हैं, या शुगर का यूज कर रहे होते हैं। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही होती हैं? अब अब इसको तुरंत हम इंटर करने के बाद हमारी बॉडी तो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगी, लेकिन यह है कि इंस्टेंट एनर्जी जनरेट कर लेती है। अब सपोज दैट हमारे पास ये दोनों प्रोसेस खत्म हो चुके हैं, और अब भी हमको क्या करना है? एनर्जी चाहिए और काम करना है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होता, फिर भी हमको करना पड़ता है। अब इस सिचुएशन में जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो अब इस सिचुएशन जो हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं, पैरवेट एसिड था, मसल्स में जो पैरवेट एसिड फैले हुए थे चारों तरफ, और वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन के अब्सेंस में मसल में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेक हो जाते हैं। किसमें ब्रेक हो जाता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जितने भी पैरवेट एसिड थे, अभी मैंने पीछे बताया पैरवेट एसिड कहां से मिला था आपको? ग्लूकोज के ब्रेक होने से। ग्लूकोज के ब्रेक होने से। देखो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ये फर्स्ट वाले हैपेंस द साइटोप्लाज्म, ये क्या था? ग्लूकोज इनटू द पैरवेट। अब पैरवेट जो हमारा ब्रेक होके मिला है, इसमें हमारे पास एनर्जी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ग्लूकोज ही ब्रेक हुआ है अभी। ठीक। तो इस सिचुएशन में क्या क्रिएट होता है? ये ब्रेक होता है हमारा लैक्टिक एसिड में। कौन से एसिड में? लैक्टिक एसिड में। और एनर्जी में। एनर्जी से हम क्या करते हैं? अपना काम कर लेते हैं। एनर्जी से हम क्या कर लेंगे? अपना काम कर लेंगे। और जो लैक्टिक एसिड है, क्या हुआ भाई? कोई दिक्कत? आप लोग का कंसंट्रेशन इधर उधर भगता रहता है बीच बीच में। मैं बीच में एक बार और वार्न कर चु हाँ, मैंने एक बार और वार्न किया था इसके पहले भी, आप लोग कंसंट्रेट रहा करो क्लास के टाइम पे। हाँ, तो सुन रहे हो, बस कंसंट्रेशन कंटिन्यू रहना चाहिए, इधर उधर भटको ना। रीजन क्या है कि अब आपके पास 1 मंथ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आपको हम रिवाइज करके फिर से बता पाएंगे। ओके। तो ध्यान से सुनो। हमारी बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक होके क्या होता है? पैरवेट एसिड जनरेट होता है, जिसको हम क्या करते हैं? सेव, हमारी बॉडी सेव करती है मसल्स के बीच में। अब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन क्यों नहीं है? अब सोचो, हम क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं बहुत तेजी से। जब हम सांस ले रहे हैं, बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ऑक्सीजन के लिए। लेकिन बाय द वे हमको एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है हमारी बॉडी में। जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन एनर्जी हमको और चाहिए। उसी टाइम में हमारा जितना ऑक्सीजन जा रहा होता है, उससे तो ग्लूकोज ब्रेक होकर एनर्जी दे ही रहा होता है। बट और एनर्जी जो हमको चाहिए होती है, वो कहाँ से निकलती है? किससे? पैरवेट से मिलती है, जो कि लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के फॉर्म में बन रहा होता है। अब इसके बाद दिक्कत क्या होती है? जब हम ओवर एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं, बाद में जब हम आराम करते हैं, तो हमारी बॉडी में पेन बहुत होने लगता है। बॉडी में पेन होता है, वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। क्योंकि हमारे मसल्स में जो पैरवेट थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। अब मसल्स के बीच में जहां पर लैक्टिक एसिड मूव करेगा, वहां पे हमको क्या महसूस कराएगा? पेन महसूस कराएगा। तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड खत्म होता है, तो हमारी बॉडी का पेन धीरे धीरे क्या हो जाता है?
खत्म हो जाता है। तो जब हम मेडिसिन यूज करते हैं पेन में, तो मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन उस लैक्टिक एसिड को जल्दी से खत्म करने में हेल्प करता है। लैक्टिक एसिड को क्या करता है, खत्म करने में हेल्प करता है। इस वजह से हमारी बॉडी का पेन कम हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी फॉर्म करता है विदाउट ऑक्सीजन। तो दोनों समझ में आए। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन होता है तो जो रेस्पिरेशन होगा वो क्या होगा, अरबिक होगा। एनारबिक क्या होगा, जब हमारे पास ऑक्सीजन absent होगा, नहीं होगा, तब उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, एनारबिक बोलेंगे। क्लियर नाउ। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें। क्या बोला गया, पैरविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो में पैरविक एसिड कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी रिलीज हो जाती है। और लास्ट में हमको क्या मिलता है, वाटर बनता है। वो कब बनता है, फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के एंड में हमारी बॉडी में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ये कुछ पार्ट क्या बन जाता है इसका, वाटर बन जाता है। ठीक। अगला, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो यूरिन में इन्वॉल्व रहता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, यूरिक एसिड होता है। ये सब क्या होता है, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होके यही लास्ट वाले प्रोसेस में जब सारी एनर्जी वहां पे रिलीज हो चुकी होती है। ठीक है, जो वाटर बनता है वो क्या होता है, यूरिन के फॉर्म में या पसीने के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, इसको मैंने बेसिकली बता ही दिया। रेस्पिरेशन हैपन इन द absence ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के absence में जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, एनार्बिक होता है। इसमें क्या होता है, पैरबिक एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू द एथिल एल्कोहल। या तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ध्यान से समझना ना, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि पैरबिक एसिड इन द absence ऑफ ऑक्सीजन किस किस पार्ट में या किस किस केमिकल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपका पैरविक एसिड जो है वो क्या होता है, आइदर कन्वर्टेड इनटू द एथिल अल्कोहल, या तो एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो लैक्टिक एसिड तो मैंने भी बताया, तो एथिल अल्कोहल भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एथिल अल्कोहल कब होगा और लैक्टिक एसिड कब होगा। एथिल अल्कोहल इज यूजली फॉर्म्ड इन केस ऑफ द एनॉर्बिक रेस्पिरेशन इन मार्कोप्स लाइक ईस्ट। किसमें, जैसे ईस्ट जानते हो, और बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, तो माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो एथिल अल्कोहल किसमें किसमें होता है, ईस्ट या बैक्टीरिया में रिलीज होता है। क्योंकि लिविंग ऑर्गन तो ये भी, ऑर्गेनिज्म तो ये भी है ना, है कि ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये भी प्रॉब्लम है। ये भी चीजें हैं, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, ये भी चीजें अवेलेबल है, ईस्ट भी अवेलेबल है, बैक्टीरिया भी अवेलेबल है। तो जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है, टायरिक एसिड सब में रिलीज होगा, लेकिन एक कन्वर्ट किस में होगा, एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। एथिल अल्कोहल जो कन्वर्ट होता है ईस्ट और बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता है, और लैक्टिक एसिड फ्रॉम द सब माइक्रोब एज वेल एज द मसल सेल। जिनके पास मसल सेल होते हैं उनमें कौन सा एसिड रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। जैसे ह्यूमन में हो गया और बहुत सारे एनिमल्स में हो गया, सब में जितने जितने मसल्स पाए जाते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें मसल्स पाए जाते हैं, उन सब में कौन सा एसिड रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। ईस्ट और बैक्टीरिया में क्या रिलीज होता है, एथिल अल्कोहल रिलीज होता है। ये आपके 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन नोट किए जा सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर नाउ। हाँ, आपके 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, चारों पॉइंट जो मैंने बताया वही लिखे गए हैं। पहला बोला गया ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। क्यों, C6H12O6 यही होता है। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। एक इसमें होता है पैरवेट। पैरवेट का 3 कार्बन मॉलिक्यूल लेता है, साथ में एनर्जी रिलीज कर देता है। ठीक है, अगला क्या है, पैरवेट किसमें, पैरवेट जब बन जाता है तो किसमें, ईस्ट में की बात हो रही है, फिर मसल्स की बात हो रही है। जब ईस्ट में होता है तो लैक ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लैक होने पे क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के थ्रू क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एथिल अल्कोहल हमारी बॉडी में पड़ा रहता है, एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर लेती है। ठीक है, अब एथिल अल्कोहल की वजह से आपकी बॉडी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, उनको अभी कंसीडर नहीं करेंगे। बहरहाल पेन या ईटीसी इस टाइप का कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, पैरवेट इन मसल, जब मसल्स वाली बॉडी होगी हमारी,
तो जब ऑक्सीजन कम होगा तो क्या कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी कन्वर्ट हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज नहीं होता है। तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी इन सिचुएशन में, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम और बताते हैं। पता नहीं आप लोगों ने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया कि नहीं किया है, कोई बहुत मेहनत कर रहा हो, बहुत लगातार मेहनत कर रहा हो ना, एक लिमिट के बाद, पहले जब स्टार्ट करता कोई इंसान काम करना, तो थोड़ी देर में उसकी सांसें बहुत तेज अप डाउन होने लगती है, बहुत तेजी से वो क्या करता है, ब्रीदिंग करने लगता है ना। बट कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, काम कर रहा है, लगातार वर्कआउट कर रहा है, बट उसका ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल हो जाता है। ऐसा क्यों? कभी ऑब्जर्व किया कि नहीं किया है? जब जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो पहले नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद ब्रीदिंग हमारी फास्ट हो जाती है, उसके बाद फिर से हमारी ब्रीदिंग थोड़ी सी, मतलब इक्वल टू स्टार्ट इनिशियल नहीं होती है, बट अप्रॉक्स टू इनिशियल हो जाती है। जब वो सिचुएशन क्रिएट होती है, उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में दो टाइप का ब्रीदिंग हो रहा होता है, यार एक रिस्पिरेशन बोल सकते हो। पहला, हमारा जो ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है ऑक्सीजन की हेल्प से, उसकी वजह से हम थोड़ा थोड़ा सांस ले रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। दूसरा, जो हमारे मसल्स में हो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, जो मसल्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। तो इस वजह से हमारी ब्रीदिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती, क्योंकि सेकेंड वाला फॉर्मेशन जो है ये भी वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जब हम कहीं पे पहले वर्कआउट करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारी बॉडी क्या करती है कि हम, हमारे बॉडी में जो एनर्जी, जो भी आपका C6H12O6 है, इसको ब्रेक करने का काम करती है, सबसे पहले इसी को ब्रेक करने में लगेगी। इस वजह से हमको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, हम सांस तेजी से लेने लगते हैं। बट जब ये स्लो हो जाता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन कम आनी शुरू हो जाती है, तो हम, बॉडी किसका हेल्प लेने लगती है, इस वाले प्रोसेस का, प्राइवेट एसिड को इसमें कन्वर्ट करने लगता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है। तो इस टाइम हमारा ब्रीदिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है, दैट मीन्स अप्रॉक्स टू इनिशियल हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, बाद में हमारी बॉडी में पेन क्रिएट होता है। इसी वजह से जो जिम वगैरह जाते हैं स्टार्टिंग में, तो उनकी बॉडी में पेन बहुत ज्यादा होता है स्टार्टिंग के दिनों में, जो नया नया स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लियर नाउ। लास्ट क्या है आपका, एस्टेरवेट इन माइट्रोकांड्रिया। ये माइट्रोकांड्रियम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइट्रोकांड्रिया। आपको मैंने पहले ही बता दिया सारा काम किसमें होता है, माइट्रोकांड माइट्रोकांड्रिया में होता है, एटीपी के फॉर्म में सेव होता है, जिस हिसाब से जरूरत होती है इस हिसाब से रिलीज होता रहता है। क्लियर ना? ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन लिखा गया है, उसको ध्यान देते हैं। द इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज। जो भी हमारा रिएक्शन हो रहा है उसको देखते हैं। अब देखो, C6H12O6, हम इसकी चर्चा बार बार करते आ रहे हैं, ये ग्लूकोज होता है ना। यही आपका क्या होता है, जिसको हम अपने घर पे चीनी बोलते हैं, घर पे क्या बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। इसी को शुगर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मल्टोज बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं, इसी को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, मतलब मल्टीपल नाम से। अब ऐसा क्यों है कि इसके फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मेशन का फार्मूला तो वही है, सेम, बट इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, या कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, जो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, उस हिसाब से इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। ठीक है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे आपके क्लास 10th लेवल की बात करें, तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज, absence ऑफ ऑक्सीजन, absence ऑफ ऑक्सीजन। अब absence ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन क्या करेगा, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेगा। absence ऑफ ऑक्सीजन में क्या गया, C2H5OH क्या बनाया, एल्कोहल बना लिया। क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया। ठीक है। अब ये किस में बनाएगा, कौन सी बॉडी में, एल्कोहल कौन सी बॉडी में बनता है। हम्म,
वो तुम लोग कूटेंगे, लेकिन यहाँ से मार भी नहीं सकते ना, कि कैमरे में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है ना, से इंटर करो और कान पकड़ के फिर वापस आ जाओ ना। अभी मैं जस्ट पीछे, इसीलिए मैं बोला कंसंट्रेट होके रहो एक एक नंबर का। अभी जस्ट मैंने बताया था ईस्ट और बैक्टीरिया में एथेनॉल एल्कोहल बनता है। हाँ तो वही तो एथेनॉल ही लिखा है सामने, और कुछ लिखा गया नया? जादू तो लिखा नहीं गया। हम रिएक्शन इसका पढ़ा है तो दूसरा एल्कोहल कहाँ है पूछेंगे? हमने पूछा है कि अल्कोहल कहाँ फॉर्म होगा, एक कौन सी बॉडी में फॉर्म होगा, तो मैंने लगाया ना कौन सी बॉडी में फॉर्म होगा। अब ऑर्गेनिज्म है तो अब ऑर्गेनिज्म बोले बॉडी बोले, कौन सी बॉडी में भाई? बैक्टीरियल और ईस्ट बॉडी में आपका फॉर्म होगा क्या एथेनॉल? लैक्टिक एसिड कहाँ फॉर्म होगा? हम्म, याद नहीं है। इसे पढ़ो तुम लोग हैं। अभी मैंने बताया मसल बॉडी, मसल बॉडी जस्ट एक स्टेप पहले मैं भी एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ कि मसल्ड बॉडी में आपके क्या होते हैं। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ किसी चीज को, आप लोग ध्यान दो। ये देखो लिखा है मैंने मसल्ड बॉडी, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं याद हो जाता तो मैं यहाँ पे मैं क्या करने आया हूँ आपको बताओ पहले। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि ईस्ट ईस्ट एंड बैक्टीरिया यहाँ पे बताया, फिर मसल सेल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि माइक्रोब्स, मसल सेल में हमारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। इसमें देखो मैंने बताया कि किस में एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, या जो भी जितने भी अल्कोहल के फॉर्म में होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखो एथेनॉल में कन्वर्ट हुआ, एथिल अल्कोहल एथेनॉल एक ही होता है ना, सिंगल बॉन्ड ओ एच। ये हमारा क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दो भाई, ऐसे पढ़ाई ना करो, सुनो ध्यान से। वो ठीक है हम नोट्स आपको देंगे, हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपके प्रेजेंट में भी तो कुछ पता होना चाहिए। आप जस्ट एक स्टेप पीछे पढ़ के आ रहे हो, सेकंड स्टेप पे नहीं बता पाओगे तो क्या बेनिफिट है हमारे पढ़ाने का? ओके, चलिए। यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं? ये हमारी मसल बॉडी में होगा लैक्टिक एसिड, इसके आगे हमारा फॉर्मेशन है, हम इसके बारे में डिस्कस कल करेंगे। ठीक।